वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो बिलावल साहब का जो विजिट रहा है जापान का, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं 4 डेज विजिट के क्या आउटकम रहे हैं और क्या क्या जो है वो कमिटमेंट्स हुई हैं इस विजिट के दौरान। तो विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो पाकिस्तान जापान बायलैटरल कोऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग टाइज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के दो तरफा ताल्लुकात जो हैं उनकी बहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यहाँ पे कोशिश की गई, उनको मजबूत करने की कोशिश की गई है इस विजिट के थ्रू। अब ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा है और पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट अब सी पैक जो है उसका डिकेड हो चुका है। तो अल्टीमेटली जब पाकिस्तान चाइना के ज़्यादा क्लोज हुआ तो उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान जो है, चाहे हम कहें अमेरिका से थोड़ा दूर हुआ या जापान जो उसका पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसके साथ या इंडिया के साथ जो है उसके ताल्लुकात थोड़े कम हुए क्योंकि चाइना के साथ अल्टीमेटली हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ टाइम से जो है सर्दमहरी का जो है वो शिकार रहे हैं पाकिस्तान के हालात। तो ऐसे में जो है ये विजिट बिलावल साहब ने किया 4 दिन का, जिसमें उनकी मीटिंग्स नहीं है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये विजिट रहा जी 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई 2023 तक 4 दिन का ये विजिट रहा। और इसमें जो टॉप 3 मीटिंग्स हुई, अगर आप वो कहें कि जिन ऑफिशियल्स के साथ हुई, जापान की जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स के साथ, एक तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई बिलावल साहब की, दूसरा हुई जी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग, और तीसरा उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनके साथ ये मीटिंग हुई है। ये टॉप मीटिंग्स की। इसके अलावा जो थिंक टैंक्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग रही या उनके साथ स्पीच रही बिलावल की, और बिजनेस कम्युनिटी जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन रहा, क्योंकि बेसिक पर्पस भी यही था कि ट्रेड एंड कॉपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान और जापान के जो हम ताल्लुकात देखते हैं तो उसमें हमें ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा देखने को मिलती है, सिक्योरिटी या डिफेंस या स्ट्रेटेजिक से हट के थोड़ा सा। तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ रही है। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जी वो हैं जी योशिमा हायोशी। प्राइम मिनिस्टर जो हैं जापान के वो हैं जी फोमियो किशिडा। ये नाम ही कुछ ऐसे से हैं तो आपने जो है वो एडजस्ट कर लेना है। और जो उनकी सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो है जी टेकियो एकीबा, शायद यही है। तो ये 3 जो है ये सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनके। तो अब अगर हम ये कहें कि हु सेट द स्टेज फॉर द एफएम्स विजिट, के फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट रहा, इसके लिए अल्टीमेटली जो है पहले बातचीत हो रही थी, पहले से जो है स्टेज सेट किया गया। तो लास्ट वीक जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी की असद मजीद साहब की, असद मजीद खान जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पिछले टाइम पे हाईलाइट भी रहे रिजीम चेंज की वजह से, उनकी जो मीटिंग रही है जापान के काउंटर पार्ट के साथ, यानी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके साथ रही है मीटिंग। इसी वजह से जो है पहले ये सारे मामलात जो है वहाँ पर तय हुए और उसके बाद ये 4 डेज़ का जो है वो विजिट प्लान किया गया। प्लान तो पहले से था खैर, लेकिन इसमें जो है वो चीज़ें सेट की गई। अब अगर हम ब्रीफ आउटकम देखें इस विजिट का कि ब्रीफ आउटकम क्या है, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई मैं छोटी वीडियो बनाऊं तो छोटी, अब इतना 4 दिन का विजिट है उससे 8 से 10 मिनट में कैसे जो है वो कवर करूं। तो जिसको बहुत लेंथी नहीं देखना वो ब्रीफली यहाँ से इस पहले पेज से समझ के उसके लिए काफ़ी है। पाकिस्तान एंड जापान ने क्या एम किया जी? डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन एंड वेरियस सेक्टर्स के, बहुत से सेक्टर्स जो आगे हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के अंदर अपने जो ताल्लुकात हैं उनकी मजबूती की बात की है कि हम इन जो है वो सेक्टर्स के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। दोनों की जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, यानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो साहब की और जापानीज जो है उनके काउंटर पार्ट जो थे उनकी जो टोक्यो के अंदर रही है जॉइंट स्टेटमेंट, उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा एम्फोसिस किया इसके ऊपर ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कि भाई हमने किस किस पे काम करना है, ट्रेड पे काम करना है, इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे करना है, आईटी सेक्टर के ऊपर करना है, टूरिज्म के ऊपर करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर करना है। तो ये मेजर सेक्टर रहे हैं। इन मेजर सेक्टर्स के अंदर जो है इन्होंने जोर दिया कि दोनों जो है वो दो तरफा तौर पर इस पे काम करेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर इनके ऊपर काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान जापान को तो शायद हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो टॉप 10 इकोनॉमीज में, तो हमें ही इसकी जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा कोलैबोरेशन की बात की गई है कि कोलैबोरेशन के साथ प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसमें सोलराइजेशन है, जो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो अजरबैजान के साथ भी हमने इसकी बातचीत की है। तो सोलराइजेशन के हवाले से बात की है, डीसेलिजाइजेशन की बात की है। ये पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है जो एग्रीकल्चर के अंदर है, जो सैलेंटी वगैरह का है उसमें है। वाटर प्योरिफिकेशन की बातचीत की है जो कराची में ऑलरेडी इनका प्रोजेक्ट वहाँ पे भी चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग की बात की है, खास करके जो फ्लड के जो है यानी जहाँ पे सैलाब आया हुआ है उस एरिया के अंदर जो है वो डेवलपमेंट की बात की गई है कि उन एरियाज़ के अंदर जापान जो है हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है जापान जो है वो छोटे घर बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और उनके उसी तरह के घर बनते हैं, हमारी तरह के नहीं हैं। तो उनकी जो है एक्सपर्टी यहाँ पे ली जाएगी और पहले भी ली जाती रही है। तो ये ओवरऑल जो है अगर हम सम अप करें तो ये विजिट रहा।
अब अगर इसको हम मजीद देखते हैं तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिलेशंस देखते हैं जापान और पाकिस्तान के बीच में कि भाई हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या हैं, और वो भी ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल रिलेशंस। तो इसमें देखिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे हैं वो इकोनॉमिक के रहे हैं, यानी इकोनॉमिक एंड ट्रेड के जापान के साथ रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रहे हैं जो ऑलरेडी अभी भी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के रहे हैं, और वाटर एंड सैनिटेशन के रहे हैं खास करके, और पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान के जापान के साथ प्रोजेक्ट रहे हैं जब से पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए। तो पाकिस्तान ने जापान के साथ अगर हम बात करें ताल्लुकात जो है वो कब इस्टेब्लिश किए, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए 28 अप्रैल 1952 को, यानी 1952 को जो है पाकिस्तान ने उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया, और 1952 के अंदर ही जो है वो एम्बेसी जापान के अंदर जो है पाकिस्तान ने स्टार्ट की। इसके अलावा अगर हम विजिट की बात करते हैं तो फर्स्ट पाकिस्तान का जो विजिट रहा वो इंपीरियर और इम्प्रेस जो है जापान की जो बादशाह उनकी और मलिका रही हैं उनका 1962 के अंदर विजिट रहा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ये एक बड़ा हाई लेवल का विजिट था। इसके अलावा 1992 के अंदर अगर हम थोड़ा सा ट्रेड एंड कॉमर्स की, अच्छा पहले यहाँ पे 1992 का एक और विजिट रहा इंपीरियल हाइनेस का, और ये प्रिंसेस अकेशनियो जो है इनकी सेकंड जो है सन ऑफ इंपीरियर जो थी उनका विजिट रहा पाकिस्तान का। फिर अगर हम थोड़ा सा ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ट्रेड रिलेशंस में पाकिस्तान के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन रहे हैं वो कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर रही है, क्योंकि जापान अल्टीमेटली आपको पता है कि जापान की टेरिटरी किस तरह की है, वो 4000 जजीरों पर मुश्तमिल ऑलमोस्ट जो है वो एक कंट्री है, और समंदर से घिरा हुआ पैसिफिक ओशन के अंदर एक कंट्री है। तो वहां पर उसकी लैंड एग्रीकल्चर को या इस तरह के जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, वहां पे वो एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह। तो इसलिए कॉटन जो है उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान से सबसे पहले अपने ताल्लुकात 1950s के अंदर बनाए, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जापान और पाकिस्तान जो है इन्होंने कॉटन, रॉ कॉटन के अंदर खास करके जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स किए, उन ताल्लुकात को आगे लेके गए। जापान ने जो है वो बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशंस की हैं पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर या टेक्सटाइल खास करके इंडस्ट्री है इसको मॉडर्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट का हिस्सा रहा माजी में यानी हिस्ट्री के अंदर वो जापान के साथ ही हमारा जो है वो रहा है। आप इससे अंदाजा करें कि 2011 जो है उसका टोटल वॉल्यूम अगर हम ट्रेड का देखते हैं पाकिस्तान और जापान के बीच में तो $2.2 बिलियन का रहा, और इस $2.2 बिलियन में 40% आप ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल या टेक्सटाइल यार्न जो है उससे रिलेटेड रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। फिर 2005 में ऑलमोस्ट 60% जो एक्सपोर्ट रही है पाकिस्तान की जापान के साथ वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% जो पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो तिजारती ताल्लुकात हैं जापान के साथ, तो वो किसके साथ हैं जी, वो कॉटन को लेके हैं, ठीक है, रॉ कॉटन को, कि जापान ने रॉ कॉटन ज़्यादा चाहता था लेकिन हमने थोड़ा सा कॉटन यार्न के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा कि भाई नहीं, आप बजाय इसके कि हमसे रॉ कॉटन लें और हम वैसे के वैसे लें, आप कॉटन यार्न वगैरह भी लें, यानी हमसे धागा लेके जाएं, आप खुद वहां पे उसको जाके बनाएं। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ये ओवरऑल जो ब्रीफ हिस्ट्री हम देखते हैं इसकी तो हमें ये नज़र आती है। और जो विजिट वगैरह हैं उनको मैंने सबसे आखिर में एंड किया है, ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब इस विजिट की बात करते हैं तो इस विजिट में सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी सामने आई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। और तनकीद क्या थी कि भाई आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो भी मौजूद थी मीटिंग्स के अंदर, और ये कहा गया कि भाई वो पाकिस्तान जो है बहुत ही गरीब मुल्क है, और इस ऐसे गरीब मुल्क में जहाँ पे IMF के साथ हम डील के लिए जो है वो मर रहे हैं, तो ऐसे में इतना बड़ा जो है डेलीगेशन लेके जाने की क्या ज़रूरत थी। और वो भी जो है यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखिए आसिफा भुट्टो मौजूद हैं, तो वो भी जो नॉन ऑफिशियल हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई लिंक ही नहीं है उनको क्यों लेके जाया जा रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। तो जो आसिफा भुट्टो हैं उनको लेके जाया गया है इस विजिट के ऊपर, लेकिन ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहा गया कि आसिफा भुट्टो का जो विजिट था वो प्राइवेट था और उन्होंने अपने पैसों से ये विजिट अपने एक्सपेंसेस से किया, और उनका जो पर्पस था वो बिजनेस कम्युनिटी को जो इवेंट्स थे जो होस्ट करने थे उनमें उस बिजनेस कम्युनिटीज के साथ उनकी बातचीत हुई, ऑफिशियल विजिट के अंदर नहीं थी, ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो लगाई गई है इतने बड़े डेलीगेशन के ऊपर, ये जो इतना बड़ा वफ्द लेके जाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मीटिंग एंड पॉजिटिव डायलॉग्स की, कि इसमें जो मीटिंग हुई कोऑर्डिनल मीटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ ये मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, और काफ़ी टाइम के बाद हुई है जापान के काउंटर पार्ट के साथ, और जापान ने इसको अप्रिशिएट किया है कि भाई आपने फ्रीयर बायलैटरल रिलेशंस रखे हैं और आप रेडी हैं फर्दर इंगेजमेंट्स के लिए। अब ये एक जो
एक जो आप कह लें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है कि आपने जो फ्री रिलेशंस रखे हैं बायलैटरल के, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने चीन की नहीं सुनी, यानी आपने चाइना से नहीं पूछा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान चाइना से पूछता, एक इजम्पशन ले रहे हैं, चाइना से पूछता तो चाइना और जापान की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आपको पता है चाइना जो है वो एंटी अमेरिका है, जबकि जापान तो उसमें क्वाड्स का हिस्सा है और पैसिफिक ओशन में उसने चाइना को रोका हुआ है, तो अल्टीमेटली चाइना हमें इजाजत ना देता। इजम्पशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि आपने चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते हुए भी आपने जो है वो फ्री और फॉरेन पॉलिसी बनाई है और बायलैटरल रिलेशंस रखे हैं, तो इसको आगे भी आपने जो है रखना है ताकि हमारे रिलेशंस आगे रहें। नेक्स्ट अगर बात करें जी, तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स असेसमेंट की बात की गई है 4 डेज विजिट के अंदर, कि सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हम लैंग्वेज जो है वो कंडक्ट करेंगे, लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उसकी असेसमेंट का टेस्ट पाकिस्तान जो है वो करेगा। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में यहाँ पे ACCA के कुछ प्लेटिनम्स मौजूद हैं, तो इसी तरह से जो है वो कहा गया कि भाई जैपनीज लैंग्वेज के लिए यहाँ पे सिस्टम बनाया जाएगा और पाकिस्तान ही उसको वो टेस्ट भी करेगा। और फैसिलिटेट किया जाएगा स्किल्ड वर्क फोर्स को दोनों कंट्रीज के बीच में, कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा या उनके लिए जापान जाने का रास्ता आसान किया जाएगा, क्योंकि जापान से तो यहां किसी ने अल्टीमेटली आना नहीं, तो इसलिए यहां से जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर कॉपरेशन की बात की गई लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर, और प्रमोशन की बात की गई इन्वेस्टमेंट की जॉइंट वेंचर्स के अंदर, ठीक है, यानी दो तरफा जो यहां पे मंसूबे होंगे पाकिस्तान के अंदर या जापान के अंदर, उनकी यहां पे बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोकस एरियाज ऑफ डिस्कशन जो है वो क्या रहे हैं, जिसको हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो मीटिंग में जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुई है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर ने जो है जिस बात के ऊपर एम्फेसिस किया है, दोनों ने जो जोर दिया वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के खास करके हवाले से और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात की गई। यानी एक तो बिजनेस को प्रमोट करने की बात की गई है, ट्रेड रिलेशंस को, दूसरा सिविल सोसाइटी को एंगेज करने की बात की गई और म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। स्ट्रेंथनिंग करने की बात की गई है, ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की, टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की और एजुकेशनल पार्टनरशिप की, ठीक है, कि भाई इसके अंदर जापान जो है वो पाकिस्तान की क्या करेगा, मदद करेगा। किसके अंदर मदद करेगा? तिजारत के अंदर मदद करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी खास करके आपको पता है जापान की टेक्नोलॉजी कहाँ पे खड़ी है उसमें हेल्प करेगा, इनोवेशन के अंदर और एजुकेशन पार्टनरशिप के अंदर, या जो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ से जो जाते हैं बाहर एजुकेशन के लिए उसके ऊपर जो है वो हेल्प करेगा जापान पाकिस्तान की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जापान पाकिस्तान रिलेशंस की, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। तो पाकिस्तान और जापान के जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं वो 1952 से स्टार्ट हुए हैं, और जापान जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट इसने किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। आप देखें गाजी बरोथा जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो जापान ने हमारे डैम्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी। इसी तरह से जो हमारी जो टनल है चित्राल की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा उसकी फंडिंग भी जापान ने की है। तो पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से भी जापान ने यहाँ पे यानी गुर्बत के खात्मे के लिए भी यहाँ पे काम किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOUs जो साइन हुए हैं इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के, कि क्या क्या कहा गया भाई, वो साइनिंग हुई है MOUs की, जॉइंट गवर्नमेंट बिजनेस डायलॉग की, कि जॉइंट जो है वो डायलॉग्स किए जाएंगे उस साइड पे भी इस साइड पे भी, यानी कि जापान के अंदर भी और यहाँ पे भी, और इनकरेज किया जाएगा ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और वन विंडो ऑपरेशन को। यानी जापान अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो अल्टीमेटली हुकूमत जो है उन्हें फैसिलिटेट करेगी। इसी तरह से अगर पाकिस्तान वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा या पाकिस्तानीज, तो उन्हें भी यहाँ पे जो है वो क्या किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज की बात की है कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, दोनों कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज है। एक्सप्लोर करें कोलैबोरेशन को कि किस किस सेगमेंट के अंदर जो है वो दोनों हेल्प कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री मौजूद है जो कि आपको पता है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है वो अब 90% तो बंद ही हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हालात चले हैं पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस और ये सब कुछ। तो ऐसे में अब किस बात के ऊपर जो है कोलैबोरेशन होगी और कितनी होगी, अब ये बातें तय करना जो है वो बाकी है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर बातचीत की गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज और एजुकेशन कनेक्शंस की बात की गई है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। इसके ऊपर बात क्यों की गई है इसको ज़रा समझिएगा 1 मिनट के लिए। देखिए ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि उन्हें जापान को जो है, जापान की अब जो इंडस्ट्री जा रही है वो रोबोटिक है आप ये कह सकते हैं, और अगले 10 से 15 साल में आपको पता है कि वहाँ पे इस टाइम पे भी एजिंग का जो रेट है वो ये है कि वहाँ पे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बच्चे वगैरह उन्होंने उस तरह से पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। तो नतीजे के तौर पे इस टाइम पे जापान की 70+ जो आबादी है वो बूढ़ों की है। तो बूढ़े हैं, उनके पास वर्क फोर्स बिल्कुल मौजूद ही नहीं, और अगले 10 से 15 साल में इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स आ चुके हैं कि 10 से 15 साल में जापान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यूथ का, कि यूथ कहाँ से आएगी। और अभी भी जो यूथ मौजूद है वो शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जो है उनको यूथ की या स्किलफुल फोर्स की
जरूरत है, तो उनके पास एक अल्टरनेट क्या है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वो उसको लेके जा रहे हैं कि भाई हम हर चीज में रोबोट्स यूज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये हर चीज में रोबोट्स उस तरह से यूज तो नहीं हो सकते, इंसान को तो रिप्लेस 100% नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको वर्कफोर्स हमेशा चाहिए होती है। तो स्ट्रेंथनिंग लेबर माइग्रेशन कोऑपरेशन की बात की गई पाकिस्तान और जापान के बीच में कि इसको जो है वो बेहतर किया जाएगा और आसान किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज जो है पाकिस्तानी एम्प्लॉयज की उनको जो है मजीद बढ़ाया जाएगा जापान की इकोनॉमी के अंदर और उनकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। और जापान प्रॉमिस क्या है जी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो फंडिंग भी करेगा और हमारी हेल्प भी करेगा, एजुकेशन के अंदर यहाँ जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हमारी हेल्प करेगा। कोलैबोरेशन इन रीन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करते हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है, तो उसमें अगर हम देखें तो डिस्कशन की गई है पार्टनरशिप की और अपॉर्चुनिटीज़ की रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, वो एनर्जी जो बार बार यूज़ हो सकती है, ना कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उसकी, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स अब आप देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही फॉसल फ्यूल्स जो है वो पीछे जा रहे हैं, तो इस टाइम पे रीन्यूएबल एनर्जी की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। और पाकिस्तान की हेल्प करेगा एनर्जी नीड्स को पूरा करने में, और ख़ास करके फॉसल फ्यूल्स पे पाकिस्तान जो इतना ज़्यादा रिलाई करता है उसको रिड्यूस करने में पाकिस्तान की हेल्प करेगा। जैसे कहा कि सोलराइजेशन के अंदर तो ऑलरेडी वो हमारी हेल्प करेगा कि सोलराइजेशन पाकिस्तान को जो सोलर पैनल्स देने हैं उसमें वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा किसी ना किसी तरह से। इसी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स को और बैटलिंग क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है पाकिस्तान की हेल्प करेगा। ठीक है जी। नंबर 10 है जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो है वो जापान अमेरिका का पार्टनर है, चाहे क्वाड्स हो चाहे ऑकस हो, तो पैसिफिक ओशन के अंदर जापान की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, लेकिन एंटी चाइना उसकी अहमियत है, प्रो चाइना उसकी अहमियत नहीं है। तो ऐसे में जो डाइवर्सिफाइंग रिलेशनशिप्स की बात की गई कि हम भाई मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेड के अंदर ही काम करें, तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को देख के भी काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जापान की अहमियत अपनी जगह मौजूद है पैसिफिक ओशन के अंदर, पाकिस्तान को वहां पे ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, और इसी तरह से जापान को पाकिस्तान या साउथ एशिया के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए। गो के इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात काफी ज्यादा बेहतर हैं और बहुत अच्छे हैं, वो पार्टनरशिप का हिस्सा भी हैं। तो जापान जो है वो सूटेबल पार्टनर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए। स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मतलब ये है कि देखिए फिलहाल हमारा जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है, उससे पहले अमेरिका की तरफ रहा, फिलहाल अभी हमने थोड़ी सी फिर शिफ्ट देखी है, लेकिन पहले माजी में हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव रहा, अब हमारा चाइना की तरफ झुकाव है। तो हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं खुद ही स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हमारी नीड्स हैं। लेकिन अगर हम जापान के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं तो शायद ये बैलेंस करेगा चाइना और जापान के बीच में, या हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के लिए हेल्प करेगा अगर से हम बेहतर तरीके से यूज करते हैं। तो इसी तरह से एड्रेस किया गया जी कंसर्न्स को, और चाइनाज इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान को खास करके एड्रेस किया गया, और पाकिस्तान की ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी को लेकर बातचीत की गई है। वही जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि भाई जो जापान है उसका एक कंसर्न, आप देखिए हमने लास्ट टाइम जब G7 की मीटिंग डिस्कस की थी जो जापान के अंदर हुई थी, जो G7 का समिट था, तो उसमें भी जापान ने जो है या अमेरिका ने आड़े हाथों लिया था चाइना को और रशिया को, और खास करके चाइना को काफी ज्यादा टारगेट किया था, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की थी। तो ऐसे में अब अभी रिसेंटली 2 माह पहले वो मीटिंग हुई है, तो अब आप अंदाजा कर लें कि कैसे जो है वो चाइना ये बात कबूल करेगा कि पाकिस्तान जो है जिसने उसके खिलाफ बात की है जापान ने, पाकिस्तान उसी के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए। तो इसलिए चाइना के लिए काफी कंसर्न की बात है। तो ऐसे में जो जापान है उसके लिए भी कंसर्न की बात है कि भाई पाकिस्तान तो चाइना का पार्टनर है, तो वो हमारे साथ कैसे फेयर होकर आगे चल सकेगा। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन की गई है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें, आप उनके साथ भी ताल्लुकात रखें, हमारे साथ भी रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें जी तो इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, और इसमें क्या कहा गया कि भाई जो ट्रेड रूट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाएगा, चाहे वो इंडियन ओशन के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, या जो लैंड टू लैंड है, उनको उनकी कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और उनको सेफ गार्ड किया जाएगा जहां जहां पे उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और मेरीन सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात की गई है, समंदर के अंदर की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की बात की गई है, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात की गई है पाकिस्तान के साथ इंडियन ओशन के अंदर। और जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने की बात की गई है, और खास करके टूरिज्म के हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। जापान रोल्स इन फॉस्टरिंग रीजनल पीस के जापान का क्या रोल रहा, अगर हम ये देखते हैं कि जो रीजनल पीस है उस अमन में जापान ने क्या जो है किरदार अदा किया, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जापान ने कंट्रीब्यूट किया रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है, और सपोर्ट किया पीस को और रिकॉन्सिलेशन इनिशिएटिव्स को अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जापान जो है वो अपना रोल प्ले करे अफगानिस्तान के अंदर, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बेहतर हो सकें। और रीबिल्डिंग एफर्ट्स जो है वो उसने की हैं रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान में भी और बाकी ममालिक में भी, ये जापान का कहना है।
अब जैसे हम बात करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया, जापान एंड यूएस नेक्सस की, तो यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान अब कैसे जो है वो बैलेंस बनाएगा। ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को चाइना की बहुत शदीद जरूरत है और हम देख भी रहे हैं कि चाइना से ज्यादा इस टाइम पे हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या हम चाइना को नाराज कर सकते हैं? अगर हम नहीं कर सकते तो हम किस हद तक जापान के साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं? और नेक्स्ट मीटिंग जब जापान की पाकिस्तान में होगी, उसको इन्वाइट किया गया है अल्टीमेटली, तो फिर क्या होगा? तो ये नेक्सस कैसे बनेगा? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि चाइना जो है वो क्लियर कट उसकी 190 डिग्री जो है वो जापान से अलग है। तो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से आप देखिए तो जापान और चाइना के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं। इनवाइटिंग जैपनीज काउंटर पार्ट्स, तो पाकिस्तान का दावत दी गई है जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो है इनवाइट किया गया है जैपनीज काउंटर पार्ट को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, क्या पाकिस्तान आए। तो ये जितने भी MOUs जो हमने साइन किए हैं इनको हम फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे कहां कहां पे किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और किस तरह से हम इस कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस जो हमारी जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप है, इसको डीप रूटेड लिंक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे आगे लेके जाएंगे। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी, जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, अब हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान और जापान के बीच में ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देगी। अब देखते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली आगे कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये सिर्फ जो है वो MOUs तक ही रहेगी। क्या पाकिस्तान जो है वो चाइना का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा इसके ऊपर कि हम बहुत अच्छे ताल्लुकात जापान के साथ रखें। और इसी तरह से जो एड्रेस किया गया है ट्रेड डेफिसिट को और जो इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम पे नीड है बहुत शदीद पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके कि उसे जापान जैसा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो मिले जो कि टॉप 10 के अंदर इस टाइम पे शामिल है। तो अब देखते हैं कि क्या ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है और ये किस तरह से मोमेंटम आगे जो है वो बिल्ड करते हैं दो तरफा ताल्लुकात। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एट द एंड हम विजिट्स की बात करें जापान और पाकिस्तान की, तो देखिए जो जापान के विजिट हैं, सबसे पहले 1957 के अंदर विजिट रहा उनके प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद 1961 में प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा, 1962 का मैं जो इंपीरियल उनके जो क्राउन प्रिंस वगैरह हैं उनका जिक्र कर चुका हूं, 1983 के अंदर उनका विजिट रहा है, 1990 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा, 200 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा और 2005 में प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा है। तो ये जापान की विजिट है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 1960s में अयूब खान साहब का विजिट रहा, 1983 में ज़िया-उल हक का विजिट रहा, 1987 के अंदर मोहम्मद खान जुनेजो का रहा, जिसके वापसी के बाद आपको पता है कि फिर यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, वहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी थी। 1989 में जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजिट रहा, 1990 के अंदर गुलाम इसाक खान जो प्रेसिडेंट थे उनका विजिट रहा, 1992 के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब का रहा, 1996 में जो है बेनज़ीर भुट्टो का फिर से अगेन रहा, 2000 के अंदर बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का रहा, 2005 में जो है वो शौकत अजीज़ साहब का रहा, 2009 के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का रहा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 2011 में भी आसिफ अली जरदारी साहब का काफ़ी अहमियत पर हामिल जो है विजिट रहा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शायद PPP के दौर के अंदर यानी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जापान के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसीलिए शायद बिलावल भुट्टो साहब को काफ़ी अच्छा खासा प्रोटोकॉल वहाँ पर मिला है उनकी तरफ से। और 2019 के अंदर जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का विजिट रहा है, और अब इस टाइम पे जो है 2023 के अंदर फॉरेन मिनिस्टर का ये विजिट रहा है। तो ये विजिट जो है वो मौजूद रहे हैं। बाकी जो कॉपरेशन की बात है तो वो भी मौजूद रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो कॉमेंट सेक्शन मौजूद है, और आप PDF फाइल्स के लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है।